हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसा चल रहा है सबका तैयारी? आशा करता हूं सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। अब जो भी एग्जाम दे रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, निश्चिंत रहिए, आपका वो एग्जामिनेशन निकलेगा। बस क्लासेस को बहुत प्यार से फॉलो कर लिया करो। मेहनत हम कर रहे हैं आपके पीछे, आप मेहनत करो अपने लिए। आपके जितने भी सवाल होंगे, जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सभी सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम हर डायमेंशन को कवर करते हुए चलते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ताकि आप अलग अलग एग्जामिनेशन लिखोगे ना, हमें नहीं मालूम कि आप कौन कौन से एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। हो सकता है एमपीपीएससी एई लिख रहे हो सकता है एसएससी जेई लिख रहे हो सकता है गेट एग्जाम लिख रहे हो सकता है ईएससी एग्जाम लिख रहे हो। तो जो भी एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको वो चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट। तो हम पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा था, सीपेज थ्रू सॉइल्स। सीपेज थ्रू सॉइल्स में हम फ्लोनेट के ऊपर आ चुके थे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट खत्म है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोनेट। तो लास्ट क्लास में एंडिंग करते करते ये कुछ 4-5 बातें मैंने आपको बताई थी कि हम फ्लोनेट्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे होंगे। पहला, जैसे इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन सीपेज डिस्चार्ज, इट सीपेज प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लो, है ना। ठीक है, जब सीपेज हो रही है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सीपेज प्रेशर कितना, फिर अगर सीपेज प्रेशर हमको पता चल जा रहा है, हम और भी चीज निकाल सकते हैं, जैसे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना है। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है वहां पर, ये भी निकाल सकते हैं। ये हम लिखवाया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एग्जिट ग्रेडियंट का कैलकुलेशन, एग्जिट ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आइडिया हमको अगर लगता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि पाइपिंग फेलियर उस पर मतलब होगा या नहीं होगा डाउन स्ट्रीम एंड पे। इसलिए एग्जिट ग्रेडियंट का कैलकुलेशन किया जाता है। फिर अपलिफ्ट प्रेशर वगैरह भी निकाल सकते हो। बहुत अलग अलग तरह की बातें हैं। तो ये सारे कुछ मुख्य 5 आइटम। फिर मैंने एक बात बताया था कि इट इज नॉट यूज टू फाइंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ये बात मुझे बोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी थी, क्योंकि एग्जाम में एक बार सवाल पूछ लिया गया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, क्या फ्लो नेट का इस्तेमाल आप परमिएबिलिटी को निकालने के लिए कर सकते हैं। एक्चुअली ये डायरेक्ट सीधा सीधा सवाल नहीं था। इट वाज इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स होते हैं, बोलते हैं ना कि इनमें से कौन से कथन सही है कौन से नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 इज करेक्ट, 2 1 3 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। इस तरह के ऑप्शंस आते हैं ना, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, उसको बोलते हैं एमएसक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। वो एमसीक्यू नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ही आंसर होगा, वही आपको चूज करना होता है, ए बी या सी डी। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई 2 या 3 बातें सही हो सकते हैं, या कोई एक बात सही हो सकता है, ऐसा मतलब एक से अधिक आंसर सही हो रहे हो, मतलब स्टेटमेंट सही हो रहे हो, उसको बोलते हैं एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस जनरली। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आप ध्यान रखना। और आजकल एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। चाहे आप एसएससी जेई एग्जाम दे रहे हो, एई एग्जाम दे रहे हो, गेट में भी, इंजीनियरिंग सर्विस में तो है ही भरपूर। ओके, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने का जो मेन जड़ तत्व है, वो है कंसेप्ट क्लैरिटी, सूझबूझ। ठीक है, चलिए, बहुत हो गया ज्ञान। अब चालू करते हैं एप्लीकेशन। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पहला एप्लीकेशन से। क्या है पहला एप्लीकेशन अपना, मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, सीपेज डिस्चार्ज। तो हेडिंग डालिए फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ, का टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज। ठीक है, हेडिंग डालिए। कैसे करेंगे चलिए दिखाता हूं। एक फ्लो नेट हम कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये बनाओ, देखो फ्लो लाइन, एक पहले मेरे को डायग्राम बनाने दो। दूसरा फ्लो लाइन ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया तीसरा फ्लो लाइन, यहाँ पर और एक फ्लो लाइन ले लिया, 4 फ्लो लाइन ले लिया। एक मिनट, अच्छा कन्वर्जिंग थोड़ा बनाना है ना, तो ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे ले रहा हूँ कि एक कोई डैम इमेजिन करना, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम फ्लो हो रहा है, इस तरफ है अपस्ट्रीम, इधर है डाउनस्ट्रीम, तो उसके नीचे से जो सीपेज हो रही है, तो वहां जो फ्लो नेट बन रही है, वही फ्लो नेट मैं यहाँ पे बनाते हुए चल रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको 4 फ्लो लाइन दिखा दी है। अब कुछ ये दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन, है ना। ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन मान लो, ये दूसरा मान लो, ये मान लो तीसरा इक्विपोटेंशियल लाइन, ये ऐसा चौथा इक्विपोटेंशियल लाइन, ऐसा। ठीक है, 4 लाइंस ले लिए, तो ये एक फ्लो नेट बन गया। ओके, नाउ दिस इज योर, लेट्स सपोज 5 1 लाइन, दिस इज योर 5 2 लाइन,
ठीक है, दिस इज योर फाई 3 लाइन, दिस इज योर फाई 4 लाइन, ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन। ये क्या है तुम्हारे, ये है साई 1 लाइन, ये साई 2 लाइन, ये क्या है साई 3 लाइन, ये क्या है साई 4 लाइन। दीज आर व्हाट, दीज आर द फ्लो लाइंस, या फिर उसको हम स्ट्रीम लाइंस भी कहते हैं। नाउ अब तुमको मालूम है, दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का जो हेड लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा एच, और ये डेल्टा एच सब में सेम है ना, दैट इज योर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स अगर आप बताओगे कितने हैं, सर नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स पहला, दूसरा, तीसरा। लेट्स सपोज यही फ्लो नेट आपका डैम के नीचे बना था जिसमें सीपेज हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स तुमको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। तो मैंने आपको ये बता रखा था कि होता ये है कि फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल मीडियम कि इसके अंदर जितना डिस्चार्ज एंटर कर रहा है कोई एक फ्लो चैनल में, लेट्स सपोज वो डिस्चार्ज एंटर कर रहा है तुम्हारा डेल्टा क्यू, ठीक है, इसके अंदर भी एंटर कर रहा होगा डेल्टा क्यू, इसके अंदर भी एंटर कर रहा होगा डेल्टा क्यू का डिस्चार्ज। अच्छा ये डेल्टा क्यू लिखना जरूरी है क्या, मैं काम करता हूँ डेल्टा क्यू नहीं लिख के Q1 Q2 Q3 लिख देता हूँ, Q1 या फिर डेल्टा क्यू ही लिखते हैं, ठीक है डेल्टा क्यू लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा क्यू लिखते हैं, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब एक फ्लो चैनल में कितना डिस्चार्ज एंटर हो रहा है, मतलब ड्यू टू सीपेज एक फ्लो चैनल के थ्रू से कितना पानी बह के निकल रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा क्यू। अब ये जो डेल्टा क्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, पर यूनिट विड्थ या लेंथ ऑफ डैम, है ना, मतलब ये मान लो ये डैम का ये 2D फेस होगा, मतलब पर यूनिट, मतलब ये कहने का मतलब लेट्स सपोज दिस इज द डैम, है ना, तो ये आप साइड से देख लो तो डैम का एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर से फ्लो हो रही है, ये सीपेज हो रही है, तो यहाँ पे ये फ्लो नेट बनी हुई है और ये सीपेज डिस्चार्ज हम कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन डैम अंदर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इमेजिन करोगे तो डैम तो 1 1.5 2 किलोमीटर कितना का भी हो सकता है यार, ओके। तो हम पूरे लेंथ में अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम 1 मीटर लेंथ कंसिडर कर रहे हैं डैम का, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम, और उस 1 मीटर के लिए अपनी एनालिसिस ये चल रही है। तो ये जो डिस्चार्ज मैंने डेल्टा क्यू लिखा, ये क्या लिखा, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, लेंथ या विड्थ जो भी आप उसको कह रहे हैं डैम का, ठीक है, उसको हम जनरली लेंथ कहते हैं, ओके। तो डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, उसका यूनिट हो जाएगा डेल्टा क्यू का, मैं लिखवाऊंगा, घबराने का बात नहीं है। तो देखो, तो ये मान लो उस डैम के नीचे ये फ्लो नेट बना, और यहाँ पे जितने फ्लो चैनल है तुम्हारे 1 2 3 तीन फ्लो चैनल, उसमें डेल्टा, पहले वाले में डेल्टा क्यू एंटर किया, दूसरे वाले में डिस्चार्ज डेल्टा क्यू एंटर किया, तीसरे वाले में डिस्चार्ज डेल्टा क्यू एंटर किया। तो जितना डिस्चार्ज एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा डाउन स्ट्रीम से। तो सीपे से डिस्चार्ज कुल मिला के इस पर्टिकुलर केस में हम क्या लिख सकते हैं, पर यूनिट लेंथ ऑफ डैम Q इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि सर ये होगा आपका डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू, ऐसे लिख दीजिए आप, 3 बार डेल्टा क्यू लिख दीजिए इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, तो आपको टोटल ये सीपेज डिस्चार्ज निकल जाएगा क्यू, ठीक। तो निकलेगा कैसे, ओके, निकलेगा कैसे, इसको मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यहाँ पे हम कुछ ना एक काम करते हैं, कुछ फ्लो फील्ड को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि अभी फिलहाल के लिए इसको आप डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q3 ऐसे लिख दीजिए। तो ये डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q3, एक फ्लो फील्ड मैंने कंसिडर किया ये वाला, ध्यान से सुनना, सब कुछ हो जाएगा सॉल्व। ये एक फ्लो फील्ड मैंने कंसिडर किया, इधर मान लो, इधर, तो इसको मैंने बोला L2, इसको मैंने बोला B2, इसको मैंने बोला L3, इसको मैंने बोला B3। दो फ्लो फील्ड मैंने कंसिडर किया, ठीक है, बस एक डेरिवेशन करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए, ये जो डेल्टा Q1 है ये डेल्टा Q2 के बराबर होता है, डेल्टा Q2 डेल्टा Q3 के बराबर होता है, ये प्रूफ करने के लिए मैंने फ्लो फील्ड ले लिया है, ओके। अब देखो, जब हम सीपेज एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता रखा है कि यहाँ पर डार्सी लॉ वैलिड होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन भी वैलिड होती है, दोनों तरह के इक्वेशंस यहाँ पे वैलिड होंगे। डार्सी लॉ इज वैलिड, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज आल्सो वैलिड। जब इसका एजम्पशंस करवा रहा था तब मैंने आपको वो चीज आपको समझा रखा था, ठीक है। तो हम डार्सी लॉ का भी उपयोग करेंगे। देखिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या कहता है, Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये कहता है। डार्सी इक्वेशंस कहता है वेलोसिटी इक्वल टू K इंटू आई कहता है, ठीक है।
तो इसको अगर मैं यूज करूंगा तो Q इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, KIA। चलिए अब इसी फॉर्मेट में है ना हमको चीजों को अरेंज करना है। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे मैंने फ्लो चैनल 2 और फ्लो चैनल 3 कंसिडर कर रखा है। ओके, यहाँ डैम के नीचे जो सीपेज हो रहा है वो मुख्य रूप से किसी एक ही डायमेंशन के अलोंग हो रहा है, मतलब अलोंग दी फ्लो लाइन ही तो फ्लो हो रही है। अक्रॉस फ्लो लाइन फ्लो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, मतलब ये डायरेक्शन आपका एक्स डायरेक्शन और दिस इज योर वाई डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में बेसिकली फ्लो हो रही है। तो जो फ्लो चैनल 2 है इसके लिए जो डेल्टा Q2 है, अच्छा ये Q का यूनिट क्या है तुमको मालूम है, पहले इसका यूनिट मैं लिखवा देता हूं, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डिस्चार्ज का यूनिट, लेकिन पर मीटर में हम कंसिडर कर रहे हैं, पर मीटर लेंथ ऑफ डैम, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर लेंथ ऑफ डैम, दिस इज द यूनिट ऑफ क्यू। तो जो यूनिट क्यू का है वही यूनिट आपका ये डेल्टा क्यू का भी होगा। ओके, इसका भी यूनिट सेम होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर में हमको यहाँ चीजों को कैलकुलेट करनी है। ओके, अब देखिए पर मीटर में अगर हम डिस्चार्ज निकाल लेते हैं कि पर यूनिट लेंथ ऑफ डैम कितना डिस्चार्ज हो रहा है, अब डैम तुम कितना भी लेंथ का बनाओ, 1000 मीटर का बनाओ, 2000 मीटर का बनाओ, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल सीपेज लॉस कितना होने जा रहा है वो तुमको पता चल जाएगा। ये फायदा होता है अपने को, ठीक है, इसलिए हम पर मीटर निकालते हैं। तो डेल्टा Q2 अगर मैं निकालने जाऊं, अभी मान लो ये जो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चैनल, जो सेकंड वाला फ्लो चैनल दिखाया है, इसमें एक फ्लो फील्ड मैंने कंसिडर किया है, इसका लेंथ है यहाँ पे L2, इसका विड्थ है यहाँ पे B2। तो इसी फ्लो चैनल में ये मान के चलो, एज्यूम कर लो, लेट्स सपोज कि इसका ये भी विड्थ है B2, ये भी लेंथ है L2, ऐसा लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पज, फॉर कैलकुलेशन पर्पज मैं कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूं, इसलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं, मान के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अभी, या फिर उसको नहीं भी एज्यूम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं भी एज्यूम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या है, ये L2 B2 जो इक्वेशन में आएगा ना वो कट जा रही होगी, देखो कैसे अभी समझ जाओगे, उसको एज्यूम करने का कोई मतलब नहीं है ना, अभी ये L2 B2 तो वैसे ही कट जाएंगे, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो उसको एज्यूम करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई एजम्पशंस नहीं है। अभी देखो तुम बस फ्लो फील्ड, जो सेकंड वाला फ्लो फील्ड है, जो फ्लो चैनल है आपका, ये जो सेकंड वाला फ्लो चैनल है, इसमें जो सेकंड वाला फ्लो फील्ड है, ये L2, ये तुम्हारा B2 है ना, ये मैंने कंसिडर कर रखा था, इसी चीज को कंसिडर करो। प्लस एक चीज और जान रहे हो, यहां से यहां तक पहुंचने में जो हेड लॉस हो रही है वो हो रही है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के बराबर, जो कि है डेल्टा एच। ठीक, इतना तो तुमको मालूम है। नाउ जो तीसरा वाला फ्लो चैनल था, ठीक है, यहां पर भी एक फ्लो फील्ड मैंने कंसिडर कर रखा था, इसका लेंथ L3 मैंने बता रखा था, इसका विड्थ B3 बता रखा था, और तुमको ये भी मालूम है यहां से यहां तक पानी को पहुंचने में जो हेड लॉस वो कर देगा वो भी होगा सेम इक्विपोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा एच के बराबर, ये तुमको मालूम है। यहां से डिस्चार्ज एंटर हुई कितना, डेल्टा Q2, इधर से डिस्चार्ज एंटर हुई कितना, डेल्टा Q3 मान लो, और यही चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक एक कोई एक सिंगल फ्लो फील्ड पे मैं इक्वेशन को अप्लाई करके दिखाता हूं, देखो। तो ये डेल्टा Q2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q2 बराबर हम लिख सकते हैं के, एक्स डायरेक्शन में फ्लो होगा, के एक्स इंटू आई क्या होगा, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना हेड लॉस कर दिया, डेल्टा एच हेड लॉस कर दिया, लेंथ कितना वो L2 कवर कर रहा है, इंटू एरिया, एरिया क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो, तुमको क्या फ्लो ऐसा हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो, ये B2 इंटू 1 मीटर, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो, B2 इंटू 1 मीटर, B2 इंटू 1 मीटर, है ना, मीटर में अगर यूनिट है तो मीटर में, है ना, मतलब B2 इंटू 1, दिस इज योर डेल्टा Q2। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा Q3 लिखूं तो मैं लिखूंगा के एक्स तो सेम रहेगा, ओके, डेल्टा एच बाई L3 B3 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा Q2 और डेल्टा Q3 को लिखा जा सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे एजम्पशंस क्या था कि जो सॉइल है वो आइसोट्रॉपिक सॉइल, होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक। अभी तक जो इक्वेशन यहां तक आपको मैंने लिख के दिखाया, ये बताया कि सॉइल आपका होमोजेनस है, सॉइल आपका होमोजेनस है, लेकिन एक एजम्पशन अपना ये भी है कि सॉइल इज आइसोट्रॉपिक, सॉइल इज आइसोट्रॉपिक। जब आपका सॉइल आइसोट्रॉपिक है तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक सॉइल कंडीशंस के लिए हम ये कहेंगे
कि जो फ्लो फील्ड होता है, पहला पॉइंट तो ये कि के एक्स, ठीक है, इक्वल टू के वाई इक्वल टू के, आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए, है ना। मतलब बेसिकली ये जोड़ दो होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक के लिए। होमोजेनस, होमोजेनस तो पहले ही कंसिडर कर रखे थे, अब आइसोट्रॉपिक भी बना दिया, होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक के लिए। के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के। सेकेंड, अगर होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक सॉइल प्रोफाइल है, देन फ्लो फील्ड is approximately rectangular. Flow field is approximately square. Approximately square. जब फ्लो फील्ड अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर होगा, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि L2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू B2 and L2 is approximately B2 and L3 is approximately equal to B3. We can say like this. कॉल आ गया था, सॉरी, आप ही लोगों में से कोई किया होगा। L2 is approximately equal to B2 and L3 is approximately equal to B3. मैंने आपको ये चीज समझा रखा है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस को यहाँ यूज करें, जो इक्वेशंस मैंने आपको लिख के दिया है, डेल्टा Q2 इक्वल टू, देखना ध्यान से, KX डेल्टा H अपॉन L2 B2 इंटू 1, डेल्टा Q2 इक्वल टू KX डेल्टा H अपॉन डेल्टा Q3, है ना, L3 B3 इंटू 1। जब B2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L2, ये दोनों कट, B3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L3, ये दोनों कट, समझ रहे हो, ये दोनों कट हो गया। मतलब इसलिए मैं बोल रहा था कि वो आपको जो फ्लो फील्ड है, वो पूरे सभी फ्लो फील्ड का विड्थ या लेंथ एक जैसा कंसिडर करने का कोई जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाती है इक्वेशन, ठीक है, वो डेरिवेशन में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गए तुम्हारे, तो बचा क्या, ये बचा तुम्हारा, अब ये देखो के एक्स और के, यहाँ पे के एक्स वो दोनों सेम, मतलब के डेल्टा एच, के डेल्टा एच। तो क्या ये जो डेल्टा क्यू है, इसका वैल्यू हमको के डेल्टा एच नहीं निकल गया? के क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, या फिर इसको सीधा सीधा लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल मीडियम, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल मीडियम। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी आ रही है, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा था क्या इस मेथड को परमिएबिलिटी निकालने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको सीपेज डिस्चार्ज मालूम है, तो क्या वो सीपेज डिस्चार्ज को कंसिडर करके रिवर्स कैलकुलेशन करके हम कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी निकाल लेंगे उस सॉइल मीडियम का? अरे नहीं, ये फ्लोनेट का मेथड को हम यूज ही कर रहे हैं टू फाइंड आउट द सीपेज डिस्चार्ज। हमको उस सॉइल मीडियम का जहां से वो सीपेज हो रहा है उसका परमिएबिलिटी मालूम होना चाहिए। ओके, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल डेल्टा एच क्या है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, और आपको क्या पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि जो भी डेल्टा क्यू है वो सभी सेम होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा रखा था कि ये जो फ्लो लाइन है हम इनको कुछ यू प्लेस करेंगे कि जो भी डिस्चार्ज हर एक फ्लो चैनल से हो रहा है, ये एक सिंगल फ्लो चैनल, ये एक फ्लो चैनल, ये एक फ्लो चैनल, है ना, जो भी डिस्चार्ज एक सिंगल फ्लो चैनल से वो सभी में है, मतलब सेम है, हर एक फ्लो चैनल से जो डिस्चार्ज है वो सेम है। ठीक है, इस तरह से कुछ हम फ्लो लाइन को प्लेस करेंगे। यहाँ पे जो तुमको मोटा मोटी फ्लो चैनल्स दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, एक, ये दूसरा, ये तीसरा फ्लो चैनल, 3 फ्लो चैनल आपको दिख रहा है। ये इसको नीचे अगर कुछ होता, ये बाउंड्री मान लो ये भी एक फ्लो लाइन होता, तो चौथा फ्लो चैनल हो जाता ऐसा। दीज आर दी फ्लो चैनल्स। क्लियर है बात? ये डायग्राम बना लो आप। अच्छा, अभी तो ये गंदा हो गया, लेकिन पहले जो डायग्राम बनवाया था वही डायग्राम को आप बना देना।
अब देखना, अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये पता चल गया क्या, डेल्टा क्यू बराबर होता है के टाइम्स डेल्टा एच, इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं के अपॉन डेल्टा एच, क्या डेल्टा एच इक्वल टू सीपेज हेड अपॉन नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, सीपेज हेड इंटू नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, नाउ दूसरा चीज मैं ये लिख सकता हूं कि जो दूसरा चीज क्या लिख सकता हूं, वो तो मैंने लिखा हुआ था ही, टोटल क्यू इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, जो पहला वाला डायग्राम था उसके हिसाब से लिख रहा हूँ, प्लस डेल्टा Q3 मैंने ऐसे बता रखा था। मतलब हर एक फ्लो चैनल से कितना कितना फ्लो हो रहा है, उनका सम। मतलब यहाँ पे 3 फ्लो चैनल थे, है ना, तो 3 फ्लो चैनल इंटू डेल्टा क्यू, क्योंकि डेल्टा Q1 इक्वल टू डेल्टा Q2 इक्वल टू डेल्टा Q3 इक्वल टू डेल्टा Q है। अगर ऐसा है तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स NF इंटू डेल्टा Q लिख सकते हैं, टोटल डिस्चार्ज Q इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इंटू डेल्टा Q। तो टोटल सीपेज डिस्चार्ज Q इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इंटू डेल्टा Q का वैल्यू क्या निकाले हो, इंटू K इंटू सीपेज हेड बाई ND। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, KH NF अपॉन ND। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला Q इक्वल टू KH NF बाई ND, ये क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है टोटल सीपेज डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ डैम, पर यूनिट लेंथ ऑफ डैम। यूनिट क्या है, मीटर क्यूब मीटर सेकेंड पर मीटर। ये डेल्टा क्यू क्या था, सीपेज डिस्चार्ज थ्रू सिंगल फ्लो चैनल। सीपेज डिस्चार्ज थ्रू सिंगल फ्लो चैनल पर मीटर या पर यूनिट, है ना, पर यूनिट लिखो, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, पर यूनिट लेंथ ऑफ डैम। इसका भी यूनिट क्या होगा, वही मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। समझ गए बात को, ठीक। अब आगे ये जो NF बाई ND आया यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेफ फैक्टर, SHA, एक मिनट, इसको बोला जाता है सेफ फैक्टर ऑफ फ्लो नेट, सेफ फैक्टर ऑफ फ्लो नेट। NF क्या है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्लो लाइन -1। ND क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1। खत्म कहानी, निकल गया डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला फॉर आइसोट्रॉपिक होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक सॉइल प्रोफाइल। अगर मान लो
आपका सॉइल कंडीशन जो है वो रियली में होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक नहीं है। होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल नहीं है कहने का मतलब है कब कब होता है, जब सॉइल में बहुत सारा वॉइड्स है, बहुत ज्यादा वॉइड्स, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो आइसोट्रोपिक नहीं है मान लो, तो ऐसे केसेस में हम कैसे निकालेंगे? ये जो इक्वेशन है मैंने आपको जो अभी दिया KHNF/ND, ये तो होमोजेनस आइसोट्रोपिक के लिए है। तो अगर n आइसोट्रोपिक सॉइल मीडियम है तो उस केस में कैसे निकालेंगे? तो क्या ये इक्वेशन यूज हो जाएगा? नहीं होगा। हमको उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। मतलब जो आइसोट्रोपिक कंडीशन है, सॉरी, जो एन आइसोट्रोपिक कंडीशन है या नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल कंडीशन है, उसको आइसोट्रोपिक कंडीशन के रूप में ट्रांसफॉर्म करना होगा, फिर उसमें हम इक्वेशन लगा रहे होंगे ये वाला, तब जाके निकलेगा सही आंसर। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थे फॉर होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक सॉइल। नाउ इफ योर गिवन सॉइल इज एन आइसोट्रोपिक या नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल, हेडिंग डालिए सीपेज डिस्चार्ज फॉर नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल मीडियम। नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल मीडियम है, अभी लिखना नहीं, अभी समझना। ये आपका वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन। तो नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल मीडियम के लिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग परमिएबिलिटी होगा, इधर के एक्स होगा, इधर के वाई का वैल्यू होगा। और जो फ्लो फील्ड का अगर हम बात कर रहे होंगे, फ्लो नेट का, वो स्क्वायर ना होते हुए रेक्टेंगल हो। मतलब ये मान लो बी है और ये एल है, वो स्क्वायर ना होते हुए क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो ऐसे केसेस में हम सीधा सीधा जो इक्वेशन अभी हमने निकाला KHNF/ND, उसको अप्लाई करके डिस्चार्ज नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या करना होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि इस मीडियम को हम आइसोट्रोपिक फॉर्म में लाना चाहते हैं। अगर इस मीडियम को हमको आइसोट्रोपिक फॉर्म में लाना है, मतलब ये जो फ्लो फील्ड तुम्हारा रेक्टेंगल बन रहा है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो। अगर फ्लो फील्ड को तुमको स्क्वायर फॉर्मेट में लानी है तो एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। जो लेंथ स्केल है, लेंथ स्केल क्या है? लेंथ ऑफ फ्लो फील्ड है ना। लेंथ स्केल के साथ एक फैक्टर का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और वो फैक्टर होती है √KX/KY। ध्यान देना, ये जो फैक्टर मैंने आपको बताया, L इंटू मतलब लेंथ स्केल के साथ हम √KX/KY जो फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई करता है। मतलब लेंथ के साथ हम √KX/KY का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये जो फ्लो फील्ड है जो अभी रेक्टेंगुलर था, ये अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो किस तरह का सॉइल मीडियम के लिए होता है स्क्वायर? आइसोट्रोपिक। तो हो गया ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज हम बेसिकली करते हैं कि जो लेंथ स्केल होती है उसके साथ एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करता है और वो फैक्टर है √KX/KY to transform that particular non-isotropic soil medium into isotropic format। फिर हम एनालिसिस करते हैं और सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ ये हुआ कि नहीं, मतलब ये आइसोट्रोपिक में ट्रांसफॉर्मेशन इसका हुआ कि नहीं। देखो, मैंने एक इक्वेशन आपको बता रखा था फॉर नॉन, मतलब फॉर होमोजेनस एंड नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल। मैंने एक जनरल इक्वेशन आपको बता रखा था और वो जनरल इक्वेशन क्या था? जनरल इक्वेशन था KX डॉ स्क्वायर H बाई डॉ एक्स स्क्वायर, याद करो, बताया था, प्लस KY डॉ स्क्वायर H बाई डॉ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या ये लैपलेस इक्वेशन है? मैंने बोला था इट्स नॉट ए लैपलेस इक्वेशन, इट्स नॉट ए लैपलेस इक्वेशन, ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल प्रूफ, फॉर नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल, सॉइल मीडियम। तो लैपलेस इक्वेशन ही जब नहीं है तो फिर ठीक है, तो नॉन आइसोट्रोपिक जो सॉइल मीडियम वो लैपलेस इक्वेशन को सपोर्ट नहीं करता है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि हमने किया है तो हमने क्या किया है? लेंथ स्केल्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है √KX/KY। तो यहाँ पे जो तुम्हारा लेंथ स्केल तुम देखोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, जो एक्स वाला डायरेक्शन है, क्या यही लेंथ स्केल है
है ना। तो x इज आवर लेंथ स्केल, हम ऐसा कह सकते हैं, आवर लेंथ स्केल। तो मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेंथ स्केल के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या, एक फैक्टर रूट अंडर के एक्स अपॉन के वाई। तो ऑन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन या फिर टू ट्रांसफॉर्म, ऐसे लिखिए, टू ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई फैक्टर रूट अंडर के एक्स अपॉन के वाई विथ लेंथ स्केल ओनली, केवल लेंथ स्केल के साथ, विथ लेंथ स्केल ओनली। मल्टीप्लाई करना मैंने बोला था, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो लेंथ स्केल जो x है, x की जगह हम क्या लिखेंगे, x इंटू रूट अंडर के एक्स अपॉन के वाई। ठीक, तो एक्स स्क्वायर, यहां तो हमको जो सब्स्टिट्यूट करना है, यहां क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर एक्स स्क्वायर मतलब इसी चीज का हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब हमको क्या करना है बेसिकली, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो ऊपर x लिखा हुआ है ना, ये लेंथ स्केल, उसकी जगह पे ये पुट करना है। अब x हमको सीधा यूज नहीं करना है, हमको x इंटू रूट अंडर के एक्स अपॉन के वाई का इस्तेमाल करना है, समझ रहे हो। तो अब इस चीज का स्क्वायर, तो x इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर इंटू, उधर अंडर रूट में था, है ना, तो स्क्वायर जब कर रहे होंगे तो के एक्स अपॉन के वाई आ रही होगी। तो x की जगह ये पूरा का पूरा चीज हम यूज कर रहे होंगे, तो यूज करते हैं। तो देखो इक्वेशन बना था कि x इंटू डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स बाई के वाई प्लस के वाई डॉ स्क्वायर एच अपॉन डॉ वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई और करो आगे, जब आगे सिंप्लीफाई करोगे, क्या ये के एक्स और ये के एक्स इधर से कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा ये के वाई, तो बचेगा क्या, के वाई डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डॉ स्क्वायर एच एक मिनट, डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या यहाँ से के वाई कॉमन लेके अदर साइड भेज देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास फाइनली, फिर डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ एक्स का स्क्वायर प्लस डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये आपका अब लैपलेस इक्वेशन नहीं आ गया, दिस इज योर लैपलेस इक्वेशन। तो क्या हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए लेंथ स्केल के साथ एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करके उस नॉन आइसोट्रोपिक का जो जनरल इक्वेशन था उसमें यूज किया, तो क्या वो ट्रांसफॉर्म होकर लैपलेस फॉर्मेट में नहीं आ गया, आ गया। अब अगर इसका हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो उसका जो सॉल्यूशन से फ्लो नेट निकलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, क्या अब उस वाले से हम सीपेज डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, अब वो निकाला जा सकता, समझ गए। तो ये आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ये पूछता है क्या, कि कितना फैक्टर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया है कि लेंथ स्केल के साथ ये फैक्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, लेंथ स्केल के साथ रूट अंडर के एक्स अपॉन के वाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो एक काम करिए, आप अभी पहले यहां से लिखना चालू करिए, यहां से लिखना चालू करिए, ये लिखिए
अब इसको लिखिए, वीडियो पॉज करके लिखिए, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके लिखिए। आगे कंटिन्यू करिए, लिखिए। कि बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया। यहाँ पे एक नोट बना के आप लिखेंगे। एक नोट लिखिए, सिंस Laplace equation is not valid for non-isotropic soil and flow field is rectangular, in this case to find the in this case so हटा दो, in this case to find the seepage discharge, ऑब्जेक्टिव क्या है, सीपेज डिस्चार्ज, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म, क्या, ट्रांसफॉर्म लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड, किसको, लेंथ को, टू मेक इट स्क्वायर। अब ये करने के लिए फॉर दिस वी मल्टीप्लाई ए फैक्टर, कितना, इतना, रूट अंडर के एक्स बाई के वाई टू दी लेंथ स्केल ओनली। लेंथ स्केल के साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिए। तब जो नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल का जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, वो लैपलास के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ट्रांसफॉर्म हो गया तो मतलब वो आइसोट्रोपिक सॉइल मीडियम का कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो अब हम सीपेज डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब ये सीपेज डिस्चार्ज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तरीका बता रहा हूं, सुनना। क्यू कैलकुलेशन, देखो ये तुम्हारा बेसिकली एक नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल है। बेसिकली क्या था, नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन। रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड, लेंथ एल, विड्थ बी, इधर परमिएबिलिटी के एक्स, इस तरफ जनरली परमिएबिलिटी के वाई, के एक्स इज नॉट इक्वल टू के वाई, यही बात था। ये आपका फ्लो फील्ड, ठीक है। अब देखना दो चीजें हम कर रहे हैं। एक केस में मैं क्या किया, पहले वाले केस में जो अपना डार्सी इक्वेशन है, क्या है, Q इक्वल टू के आई ए, इस वाले कंसेप्ट का यूज करूंगा। तो ये भले ही आपका नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल मीडियम का फ्लो फील्ड है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां तक वाटर को पहुंचने में जो हेड लॉस हुई होगी, उस हेड लॉस को हम डेल्टा एच कहते हैं, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ये तो हो ही रहा होगा ना, उतना हेड लॉस तो हो ही रहा होगा, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप तो हो ही रहा होगा। अब देखो पहला केस में मैं क्या करूंगा, पहला केस में मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं कर रहा हूं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं कर रहा हूं, मैं इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी, मतलब जो फ्लो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर ही है, उसको मैंने फ्लो फील्ड को रेक्टेंगुलर ही छोड़ दिया, ठीक है। ये आपका लेंथ, ये आपका विड्थ बी, लेकिन जो परमिएबिलिटी है उसको मैंने कंसीडर किया इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी। इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी मतलब जैसे यहाँ पे के एक्स और के वाई अलग अलग थे, अब मैं यहाँ पे कंसीडर किया कि इधर परमिएबिलिटी के डैश, इधर परमिएबिलिटी के वाई के डैश, तो ये के डैश दोनों सेम, के डैश को मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी। तो अगर ऐसा है, ऐसे केसेस में जो Q का इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, के की जगह मैंने लिखा के डैश इंटू आई, आई की जगह क्या लिखूंगा, आई की जगह मैं लिखूंगा डेल्टा एच अपॉन एल, है ना, ये वाला लेंथ, ये लेंथ एल इंटू एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लो, मैं क्या लिख रहा हूं, बी इंटू 1 पर मीटर लेंथ ऑफ डैम, तो बी इंटू 1, तो यहां से एक क्यू इस तरह से मैंने लिखा। दूसरा केस में मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं।
लेंथ स्केल के साथ मैं अपना जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैं ये कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, आइसोट्रॉपिक बनाने का कोशिश कर रहा हूं। जो फ्लो प्रोफाइल है उसको रेक्टेंगुलर बनाने का कोशिश कर रहा हूं, सॉरी स्क्वायर बनाने का कोशिश कर रहा हूं। ये जो फ्लो फील्ड है इसको मैंने बना दिया स्क्वायर। ये आपका बी, ये आपका लेंथ था, तो लेंथ के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रूट अंडर के एक्स अपॉन के वाई। इस केस में परमिबिलिटी इधर थी के एक्स, इधर थी के वाई। तो ये मेरा सेकेंड अप्रोच। तो पहला वाला केस में फ्लो फील्ड आपका रेक्टेंगुलर ही है, लेकिन यहाँ पे परमिएबिलिटी को हमने सेम किया बोथ डायरेक्शन में। परमिएबिलिटी इज सेम इन बोथ डायरेक्शन। ये चीज हमने किया। दूसरा वाला केस में फ्लो फील्ड को हमने स्क्वायर बनाया। ओके, मतलब ये फैक्टर जो था इसको मल्टीप्लाई किया लेंथ स्केल के साथ, तो जो अपना फ्लो फील्ड है वो बन गया स्क्वायर। मतलब हम करने का कोशिश क्या कर रहे हैं, ये एक नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम था, उसको हम आइसोट्रॉपिक में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो पहला लॉजिक मैंने यूज किया। आइसोट्रॉपिक में बेसिकली होता क्या है कि कहीं पर भी देखो परमिएबिलिटी सेम, मतलब प्रॉपर्टीज ही तो सेम होते हैं। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, जो मेन प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, वो दोनों डायरेक्शन में सेम कर दो, तो हो सकता है वो आइसोट्रॉपिक कंडीशन देते, जो कि मैंने पहले केस में करने का कोशिश किया। दूसरे केस में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाला टेक्निक यूज करने का कोशिश किया कि जो फ्लो फील्ड होता है उसको स्क्वायर बना दो, तो हो सकता है वो आइसोट्रॉपिक कंडीशन दे दे, है ना। तो यही चीज हम बेसिकली यहाँ पे करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में लिखता हूं, आइसोट्रॉपिक कंडीशन डेवलप करवाने का कोशिश कर रहे हैं। आइसोट्रॉपिक कंडीशन मतलब वो जो नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम है उसको आइसोट्रॉपिक मीडियम में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो दो बातों पे हमने पहुंचे, दो तरीके पे हम आए। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग अगर मैं डिस्चार्ज बता रहा हूं Q इक्वल टू क्या बताऊंगा, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो फ्लो क्या एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग बोला, तो के एक्स इंटू हेड लॉस कितना, वही सेम इक्विपोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा एच बाई लेंथ एल कितना, एल इंटू रूट अंडर के एक्स अपॉन के वाई इंटू एरिया ऑफ फ्लो, वही बी इंटू वन। तो दो अलग अलग अप्रोच से आपको दो अलग अलग क्यू का वैल्यू मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब दो अलग अलग क्यू का वैल्यू मिल रहा है मतलब दोनों क्यू सेम है, दोनों क्यू क्या है, सेम है। आप इस तरह से क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या उस तरह से क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों क्यू सेम है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं बाय इक्वेटिंग बोथ। ठीक है, बाय इक्वेटिंग बोथ दी क्यू, बाय इक्वेटिंग बोथ क्यू क्या मिलेगा, एक तरफ आपके पास आ रही थी के डैश इंटू डेल्टा एच बाई एल इंटू बी इंटू वन, इक्वल टू क्या आ रही थी के एक्स इंटू डेल्टा एच बाई एल रूट अंडर के एक्स अपॉन के वाई इंटू बी इंटू वन। कट्टम कुट्टी चालू करो, ये गए हो, ये गए हो, डेल्टा एच गए हो, डेल्टा एच गए हो, ये एल गए हो, एल गए हो, बचे बचे क्या, के डैश इक्वल टू के एक्स के एक्स बाई, एक मिनट, के एक्स बाई रूट अंडर के एक्स बाई के वाई, ये बचा आपका। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे, मैं ही कर देता हूं। देखो इसको हम लिख सकते हैं के एक्स बाई, छोटे छोटे अक्षरों में तोड़ के लिख रहा हूं, के एक्स बाई मैं लिखता हूं वन, के एक्स बाई वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर के एक्स। एक काम करता हूं, देखना, इसको लिखता हूं ऐसे, रूट अंडर के एक्स बाई रूट अंडर के वाई, दोनों को अलग अलग कर दिया मान लो, तो ये तो एक ही बात है ना, रूट अंडर के एक्स अपन के वाई।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के एक्स बाई वन इंटू क्या ये रूट अंडर के वाई बाई रूट अंडर के एक्स नहीं आ जाएगी ऐसा, ठीक है ये आ गई। तो ये इक्वल टू क्या होगा, देखो अभी जैसे 2/√2 लिखते हो तो क्या है, ये √2 आती है ना, उसी तरह के एक्स अपन रूट के एक्स लिखोगे तो क्या आएगा, रूट के एक्स, रूट के एक्स इंटू रूट के वाई, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगी, रूट के एक्स इंटू रूट के वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं के डैश इक्वल टू रूट अंडर के एक्स इंटू के वाई, समझे। ये रूट अंडर के एक्स इंटू के वाई, आप बोलोगे सर रूट रूट मल्टीप्लाई हो रहा है वो, अरे वो होता, लेकिन कब, जब के एक्स बराबर मतलब के एक्स बराबर के वाई होता तब ना, आप जब √2 इंटू √2 कर रहे होते तब आती चलो 2, लेकिन अभी यहाँ के एक्स इज नॉट इक्वल टू के वाई ना, है ना, तो वो अंडर रूट के एक्स के वाई आ जाएगा, समझे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप √2 इंटू √3 करोगे, क्या होगी वो, √6, दैट इज रूट अंडर 2 इंटू 3, सीधी बात, समझ गए, कंफ्यूज नहीं। नोट, मतलब के डैश इक्वल टू क्या निकल गया आपका, के एक्स इंटू के वाई पावर 1/2, दिस इज योर इक्विवेलेंट परमिबिलिटी, इक्विवेलेंट परमिबिलिटी। अब चूंकि इक्विवेलेंट परमिबिलिटी निकल गई, अब यूज दिस टू कैलकुलेट सीपेज डिस्चार्ज, Q इक्वल टू के डैश एच एन एफ बाई एन डी, जो फ्लो नेट है उसमें एन एफ निकाल लोगे, एन डी निकाल लोगे, सीपेज हेड तुमको मालूम होगा, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम अगर दे रखा है कि एक्स के वाई का वैल्यू दे रखा है, इक्विवेलेंट परमिबिलिटी इस फॉर्मूला को पुट करके निकालो, क्यों निकल जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। This is the technique to calculate seepage discharge in this particular case. That is non-isotropic को isotropic में ट्रांसफॉर्म करके seepage discharge निकालना, समझे। अब जैसे मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट परमिबिलिटी आपको 2D केस में दिया कि kx ky है ना, इस केस में इक्विवेलेंट परमिबिलिटी आप ऐसे निकालोगे। क्वेश्चन ऐसा भी डालता है, नोट में लिखो कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सॉइल प्रोफाइल है जिसमें 3 अलग अलग परमिबिलिटी दे दिया, kx दे दिया, ky दे दिया, kz दे दिया, तो इक्विवेलेंट परमिबिलिटी कितना, तो इस केस में जो इक्विवेलेंट परमिबिलिटी आप निकालेंगे उसको भी मैं के डैश ही बोलता हूं, इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ के एक्स इंटू के वाई इंटू के जेड पावर 1/3 हो जाएगा। दिस इज योर इक्विवेलेंट परमिबिलिटी जब 3 अलग अलग परमिबिलिटी के वैल्यू दिए हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस अच्छा लग रहा होगा, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्लास समझ में आ रही होगी। आप कंसेप्ट डिकोडर को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा एसएससी जेईई 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो या और भी कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कंसेप्ट डिकोडर को, होली ऑफर आप या फिर कह सकते हो वर्ष 2023 का ही ऑफर है कंप्लीट। सिविल इंजीनियरिंग में आपको कंप्लीट लर्न करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक लेवल से हायर लेवल तक, जिससे कि आपकी कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बस यही होता है दोस्त कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ाई तो पढ़ाई होता है, ठीक है, मेरे से पढ़ो या और कहीं से पढ़ो, एक ही चीज पढ़ोगे, बस हम कम में पढ़ा देंगे, वो ज्यादा पैसा ले लेंगे, क्यों, सिस्टम अलग अलग है, मालूम होता है। तो 2023 रुपए में आप पूरा का पूरा कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग सीख सकता है हमारे पास, जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, मेहनत तो करनी पड़ती है। क्या लगता है आपको, जो इतना सारा ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब सिस्टम सब खोल के रखा है, जब मैं हमारा यहाँ प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन हो रहा है तो वहां से फिर सब होना चाहिए ना 100%, ऐसा तो हो नहीं रहा है, मेरे भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, ओके।
तो वो दिखाने के लिए अलग चीज होती है, बताने के लिए अलग चीज होती है। इसलिए मेहनत कर जो करता है उसका सिलेक्शन होता है, सीधी बात ये है। ये मैं महान नहीं या और कोई महान नहीं, क्योंकि कंटेंट यही है। जो और कहीं आप सुन रहे होंगे वही चीज मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। तो जो फी रहेगा ये रहेगा 2023 रुपए, दिस इज दी फी। समय नहीं है, अगर एसएससी जेई टारगेट कर रहे हो, अक्टूबर में फ्री होने वाला है, आइए एनरोल कर लीजिए। कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और एनरोल करिए। 7008-420-353 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नंबर सेव कर लीजिए। पीयूष परासर नाम हुआ मेरा, पीयूष परासर। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिए और आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, गरीब हूँ, मेरा फोन का माइक खराब हो गया, ठीक नहीं करवा पाया हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। ओके, करवा लेंगे यार, करवा लेंगे। तो बात नहीं करो, कल ही खराब हुआ है। ओके, टाइम नहीं मिल रहा है, अब कल संडे है, कल जाएंगे ठीक करवा लेंगे। समझ में आ रहा है। अभी फिलहाल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो या फिर एनरोलमेंट रिलेटेड बातें अगर करनी है तो आप व्हाट्सअप करिए। सिविल इंजीनियरिंग 2023 रुपए, रीजनिंग फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़िए, एग्जाम सेलेक्ट हो जाइए। ऑल दी बेस्ट।